नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, सीरीज चल रही है संस्कृत भाषा की, जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। इस सीरीज की एक खास बात है, यदि आपने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक सीख लिया, एक एक वीडियो को देख लिया तो साथियों आप लाएंगे 28 नंबर। सीटेट एग्जाम में संस्कृत भाषा में आप लाएंगे 30 में से 28 नंबर। साथियों, इससे पहले जो भी आपके टॉपिक छूट गए हैं वह टॉपिक आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जीरो टू हीरो सीरीज, वहां पे जाकर के क्लिक करके आप सीख सकते हैं। साथियों, इससे पहले टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। भाषा कौशल क्या होता है, अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम क्या है, भाषा का विकास किस तरीके से होगा संस्कृत शिक्षण शास्त्र में। साथ ही साथ बात हुई है कथा कथनम क्या है और कविता का क्या प्रयोजन है। साथियों, आज डिस्कस करते हैं आप सभी लोगों के बीच में कि बहुभाषिकता क्या है, भाषा में बहुभाषिकता का किस तरीके से रोल है, वहीं संस्कृत में उत्कृष्ट लेखन क्या है और अभिव्याप्त कक्षाएं क्या होती है और इसका क्या उपयोग है, वही भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होती है संस्कृत शिक्षण शास्त्र के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको हम सिखाते हैं एक उदाहरण से। साथियों, यदि कोई बालक है, यदि कोई बालक उत्तर प्रदेश का है और वहीं दूसरा बालक है वह राजस्थान का है, तो साथियों एक दो तरह के बालक, दो लोकल लैंग्वेज फॉलो करने वाले बालक, एक उत्तर प्रदेश की बोली को फॉलो करता है, एक राजस्थान की बोली को मारवाड़ी या मेवाती फॉलो करता है, एक कन्नौजी भाषा फॉलो करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक ही कक्षा में वह पठन पाठन कार्य कर रहे हैं, तब साथियों उनके सामने एक दिक्कत आएगी कि कौन सी शिक्षा, कौन सी भाषा को ग्रहण करें। तो मेरे प्यारे साथियों, जो शिक्षण पढ़ा रहा होगा, जो शिक्षक पढ़ा रहा होगा, जो शिक्षक सिखा रहा होगा, वह एक द्वितीय भाषा सिखा रहा होगा। और इन सभी की, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश का बालक है उसकी मातृभाषा कन्नौजी हो सकती है या किसी तरीके जो उत्तर प्रदेश में बोलियां बोली जाती हैं वो हो सकती है। वहीं यदि राजस्थान की भाषा एक उसकी मातृभाषा होगी, तो कहने का तात्पर्य समझिएगा साथियों, बहुत ही पॉइंट में वाली बात है कि दो विद्यार्थी या दो से अधिक विद्यार्थी या जितनी कक्षा में विद्यार्थी हैं उन सभी की भाषा जो होती है, उनकी मातृभाषा हो या उनकी जो लोकल लैंग्वेज हो, उनकी लैंग्वेज को कक्षा में स्थान देना चाहिए। उससे क्या होगा साथियों, जैसे कि कोई सूर्य को दिनकर बोल रहा है, कोई सूर्य को सूर्य बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पर्यायवाची मिल गए एक शब्द के। जैसे कोई दरवाजे को किवाड़ बोलता है, कोई दरवाजे को दरवाजा बोल रहा है, तो साथियों कई तरीके के हमको शब्द का शब्दकोश का भंडार होगा। पहली बात, बहुभाषिकता से हमारा क्या होगा, शब्दकोश का भंडारण होगा। किसका होगा, शब्दकोश का भंडारण होगा। अब साथियों बात आती है दूसरी कि बहुभाषिकता क्या है। तो साथियों, बहुभाषिकता हमारे लिए एक शिक्षक के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। कैसे संसाधन के रूप में कार्य करेगी, तो साथियों मैंने आपको बताया कि उसका शब्दकोश में भंडारण हो रहा है, उसकी व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर कर रहे अलग अलग भाषा बोलियां। तो क्या हो गया, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। अब साथियों बात आती है कि बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास से भी डायरेक्ट संबंध है और बहुत बार सीटेट एग्जाम में संसाधनम करके ऐसे प्रश्न आएगा कि भाषा अधिगमे किम महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति। तो आप कहेंगे भाषा अधिगमे बहुभाषिकता एका संसाधनम महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति। अब साथियों बात आती है संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से है। मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा कि मानसिक विकास की जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसमें जो विकास होता है वह हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है।
चाहे वो कल्पना हो, तर्क, विचार, चिंतन हो। तो साथियों, कल्पना की प्रधानता, तर्क विचार की प्रधानता भी बहुभाषिकता से आती है। तो साथियों, बहुभाषिकता से हमको कौन कौन से विकास मिले हैं? साथियों, हमको सबसे बड़ा मिला है शब्द का भंडारण कर रहे हैं, एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और तीसरी और अंतिम है कि हम संज्ञानात्मक रूप के रूप में बात कर रहे हैं। अब साथियों, बात आती है कि उत्कृष्ट लेखन क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्कृष्ट लेखन क्या है? तो उत्कृष्ट लेखन से हमारा क्या फायदा होगा, बालकों का क्या फायदा होगा, और आपके सीटेट एग्जाम में आपका क्या फायदा होगा उत्कृष्ट लेखन को पढ़ने के बाद? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्कृष्ट लेखन और बहुभाषिकता और भाषा के प्राथमिक रूप को, इन 3 टॉपिक को पढ़ लिया तो आपका इतना फायदा हो जाएगा, आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इस सिंगल वीडियो से। तो साथियों, इसी बात पे वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। आपके कमेंट हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं अच्छी और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो साथियों, इसी पे हम पढ़ते हैं उत्कृष्ट लेखन क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्कृष्ट मतलब होता है सर्वोच्च, उत्कृष्ट होता है श्रेष्ठ, सर्वोच्च की बात कर रहे हैं हम, सर्वोच्च लेखन की, एक श्रेष्ठ लेखन की बात कर रहे हैं। तो साथियों, क्या होगा कि हम श्रेष्ठ उत्कृष्ट लेखन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे साथियों उत्कृष्ट लेखन? किसी भी कार्य को हम लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो, व्याकरणिक दृष्टि से वह लेखन शुद्ध हो, तो वह क्या कहलाएगा? उत्कृष्ट लेखन कहलाएगा। अब साथियों, बात आती है, आप सभी लोग कहेंगे कि सर कह रहे हैं व्याकरणिक दृष्टि से, लेकिन एनसीएफ 2005 तो कह रहा है कि प्राथमिक लेवल पर व्याकरण की हमें चर्चा ही नहीं करनी है। तो जी हां साथियों, जब आप संस्कृत भाषा की बात करेंगे तो व्याकरण को आप अलग हटा के नहीं बात कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का एक अभिन्न अंग है व्याकरण। तो आप उत्कृष्ट लेखन में याद रखिएगा कि व्याकरण की दृष्टि से जब कोई लेखन हम लिखते हैं तो व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करके जो लेखन करेंगे वह हमारा लेखन कहलाएगा उत्कृष्ट लेखन। अब साथियों, बात आती है कि उत्कृष्ट लेखन से जब हम व्याकरणिक अशुद्धियों को समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमको शुद्धताम लेखन प्राप्त हो जाएगा। लिखा भी आता है, कई कई जगह लिखा आएगा आपको शुद्धताम, तो आप लगाइएगा शुद्धताम। यदि हिंदी भाषा में बात की जाए तो शुद्ध लिखा होगा, संस्कृत भाषा में बात की जाए शुद्धताम लिखा होगा। तो साथियों, शुद्धताम लिखा हो कि शुद्धताम उत्कृष्ट लेखन किससे होगा? तो आप कहेंगे व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करके। अब साथियों, बात आती है कि अभिव्याप्त कक्षा क्या है। बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के सामने आने जा रहा है। अभिव्याप्त कक्षा क्या है? साथियों, यदि हम बात करें बाल विकास की, यदि हम बात करें हिंदी शिक्षण शास्त्र की, यदि हम बात करें संस्कृत शिक्षण शास्त्र की, तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना अभिव्याप्त कक्षाया। जैसे ही मैं इसका हिंदी में अर्थ आप सभी लोगों को बताऊंगा, आप कहेंगे ये तो सर हमको आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका हिंदी में अर्थ है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा को आपने पढ़ा भी होगा, यदि नहीं पढ़ा है साथियों कोई बात नहीं, आज सीख लीजिए, आज के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे आप। अब साथियों, बात आती है समावेशी कक्षा क्या होता है, या अभिव्याप्त। संस्कृत में लिखा आएगा आपके लिए अभिव्याप्त कक्षाया, और हिंदी में लिख के आएगा समावेशी कक्षा। कक्षाया नहीं, कक्षा लिख के आएगा, समावेशी कक्षा लिख के आएगा। वही साथियों, यदि आप सीडीपी करेंगे तब भी समावेशी कक्षा लिख के आएगा। अब साथियों, अभिव्याप्त कक्षा या समावेशी कक्षा क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण है कि समान पाठ्यक्रम हो, समान समय हो, समान कक्षा हो, लेकिन उसमें विशिष्ट तरीके के बालक अध्ययन कर रहे हों, और जो अध्ययन कार्य करवाया जा रहा हो वो समान शिक्षक द्वारा, समान पाठ्यक्रम, मतलब हर चीज को सामान्य बालक की दृष्टि से शिक्षण कार्य का पठन पाठन कराया जा रहा है, एक सामान्य बालक को ध्यान में रख करके। अब आप कहेंगे साथियों कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं? तो साथियों, विशिष्ट बालक वे बालक हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट बालक में आएगा, और प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक में आएगा, सृजनात्मक बालक भी विशिष्ट बालक में आएगा, और पिछला बालक भी समस्त उसमें आएगा, समावेशी कक्षा के लिए आएगा, विशिष्ट बालक में आएगा।
अब साथियों बात आती है कि समस्यात्मक बालक हो, वह भी आएगा हमारा विशिष्ट बालक में। तो आप क्या समझे कि जो वह सभी बालक जो सामान्य बालक से भिन्न हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद हो, चाहे वो सृजनात्मक हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, किसी भी तरीके का बालक यदि सामान्य बालक से भिन्न हो वह कहलाता है विशिष्ट बालक। अब साथियों विशिष्ट बालकों को यदि हम समान कक्षा में समान पाठ्यक्रम दें, समान समय में दें, यदि कोई बालक मंद बुद्धि बालक हो और प्रतिभाशाली बालक, उसको एक साथ बैठाएं, सृजनात्मक बालक, इन सभी बालकों को एक साथ बैठाएं और उसके बाद हम शिक्षा देंगे, वह कक्षा हमारी कहलाएगी समावेशी कक्षा और उसी को हम कहेंगे अभिव्याप्त कक्षाया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समावेशी कक्षा समझ में आया होगा। अब साथियों बात करते हैं कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, अब आप दिमाग लगाइए, मेरे साथ दिमाग लगाइए कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या हो सकता है। जब कोई बालक शैशवावस्था में होता है तो सबसे पहले वह अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने किस तरीके से अभिव्यक्त करता है। तो साथियों हमने देखा है कोई बालक रोता है या किसी तरफ इशारा करता है तो क्या कर रहा है, वह कर रहा है संकेत कर रहा है। किसी चाह को, किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को वह चाहेगा तो वह उस तरफ इशारा करेगा। शैशवावस्था जब तक बालक बोलना नहीं सीख पाता। तो भाषा की पहली कड़ी क्या है, प्राथमिक रूप क्या है, तो आप क्या समझ गए, संकेत भाषाया। भाषाया लिख के आए, भाषायाम लिख के आए, भाष्यम लिख के आए, आपको याद रखना है संकेत भाषा। शब्द विभक्ति रूप कुछ भी हो सकते हैं, आपको याद रखना है संकेत भाषा। भाषा का प्राथमिक रूप संकेत भाषा है। साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए, यदि साथियों आप सीटेट के टॉपिक वाइज तरीके से, सब्जेक्ट वाइज तरीके से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, पेड नोट्स हैं लेकिन वेरी नेग्लेक्जिबल प्राइस पर हैं, बहुत ही नेग्लेक्जिबल प्राइस है। आपको ये नोट्स मिल सकते हैं, आपको मैसेज करना होगा 9044653947 पे, वहां पे आपको बताया जाएगा कितना प्राइस है इन सभी नोट्स का। और आप यदि साथियों आप सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के या किसी एक विशेष सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।